नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। राहुल गांधी का अमेरिका दौरा अब खत्म हो चुका है। देश में एक बार फिर से चुनावों की हलचल तेज हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अभी तक राहुल गांधी के अमेरिका दौरे के झटके से उबर नहीं पाई है और राहुल गांधी के लिए उसकी नफरत और उसकी जो एक कुंठित सोच है, उसका इजहार दिन ब दिन होता जा रहा है और बहुत निम्न स्तर के पर अब वो पहुंच चुका है। क्योंकि कल एक बीजेपी नेता जो कि पूर्व विधायक भी रहे हैं, भयानक सा, मतलब उसको भयानक मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उस अपने बयान में उन्होंने जो बातें कही वो बिल्कुल बहुत ही खराब बातें हैं। भारतीय लोकतंत्र के लिए बिल्कुल सही दिशा में नहीं जा रही हैं ऐसी बातें, अगर हो रही हैं ऐसी बातें। लेकिन इस पर बीजेपी ना, उसने अभी तक कोई माफी मांगी, ना मोदी ने इस पर कोई संज्ञान लिया, ना उनका कोई बयान आया है। इससे समझ में आ रहा है कि बीजेपी आखिर किस हद तक राहुल गांधी के खिलाफ जाने के लिए तैयार है। क्या मैं कहना चाह रही हूँ, पहले हम इस बयान को सुन लें, उसके बाद इसका और मैं खुलासा करती हूँ। पहले आप ये बयान सुन लीजिए बीजेपी नेता का। राहुल गांधी बाज आजा, नहीं से आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होएगा राहुल गांधी, जो तेरे दादी का हाल है। आपको बता दूं मैं कि ये जो वीडियो है ये कल से सोशल मीडिया में काफी चल रहा है और कांग्रेस ने भी इस वीडियो को शेयर किया है, जिसमें उसने पीएम मोदी तक को टैग किया है। और ये जो सज्जन बोल रहे हैं कि राहुल गांधी बाज आजा, ये कोई मामूली नहीं है, ये बीजेपी के नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, तरविंदर सिंह मारवा इनका नाम है। और ये सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं राहुल गांधी को कि वो बाज आ जाएं, वरना उनका हाल उनकी दादी की तरह होने वाली बात ये कर रहे हैं। और आप जानते हैं जो भारत के राजनीतिक इतिहास में जो कुछ भयानक घटनाएं हुई हैं, उनमें एक इंदिरा गांधी के साथ हुआ सलूक था। तो यहाँ जो ये तरविंदर सिंह मारवा कह रहे हैं, ये दरअसल राहुल गांधी का जो सिख वाला बयान था, जिसमें उन्होंने धार्मिक तरह से, जिस तरह से अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता है, आरएसएस की जो विचारधारा है कि वो एक धर्म को दूसरे धर्म से कम दिखाने की कोशिश करती है, उस पर राहुल गांधी ने एक उदाहरण के तौर पर ये बात कही थी कि सिख को पगड़ी पहनकर या कड़ा पहनकर गुरुद्वारा जाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए क्या, ये उन्होंने सवाल उठाया था। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा था कि ऐसा होता है, और न कहीं इसमें सिखों का अपमान था, न कहीं इसमें भारत के संविधान पर कोई हमला था, बल्कि राहुल गांधी तो धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात कर रहे थे, जो कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र और संविधान के हिसाब से हर एक अल्पसंख्यक को मिलना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने उनके इस बयान को बहुत गलत तरीके से प्रस्तुत किया और अब नौबत यहां तक आ गई है कि राहुल गांधी को सीधे सीधे जान की धमकी दी जाने लगी है। लेकिन आप देखिए कि मोदी या उनके अभी तक जो, कल तो अमित शाह तक ने राहुल गांधी पर हमला बोला था आरक्षण को लेकर, लेकिन अपने ही नेता के इतने बड़े बयान पर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि अभी भी राहुल गांधी को बेवकूफ होने या उन पर राष्ट्रद्रोह का इल्जाम लगाने की बात कर रहे हैं। क्या कुछ कहा है संबित पात्रा ने, आइए पहले उसको सुन लेते हैं, फिर आप समझेंगे कि किस तरीके से बीजेपी राहुल गांधी से डरने लगी है, इतना डरने लगी है कि अब राहुल गांधी को वो सीधे सीधे धमकियों पर, उसने धमकी देने पर उतर आई है। सुनिए संबित पात्रा ने क्या कहा। द एरोगेंस ऑफ बीइंग द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने का जो एरोगेंस है राहुल गांधी का, यह केवल पार्लियामेंट के अंदर नहीं झलकता है, उनकी बेवकूफी अमेरिका में भी झलकी है। और मुझे माफ करिएगा, मैं बेवकूफी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं इसलिए बेवकूफी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मैं ही नहीं, करोड़ों हिंदुस्तानी, जिस प्रकार की छवि हिंदुस्तान का दिखाया गया है अमेरिका में, हम उससे आहत हैं। यह राष्ट्रद्रोह का काम राहुल गांधी ने अमेरिका में किया है। जब जाति से जाति को भिड़वाने का काम दूसरे राष्ट्र में किया जाता है, धर्म से धर्म को भिड़वाने का काम दूसरे राष्ट्र में किया जाता है, सिखों के ऊपर इस प्रकार की तल्ख टिप्पणी दूसरे राष्ट्र में की जाती है, तो यह देशद्रोह कहलाता है। और जब देशद्रोह होता है तो उसके लिए बेवकूफी शब्द का प्रयोग करना उचित होगा। यहाँ संबित पात्रा जिस तरह अपने बयान में कंफ्यूज है, उन्हें यही समझ में नहीं आ रहा है कि देशद्रोह और बेवकूफी, ये दोनों शब्द एक साथ या एक बराबर कैसे हो सकते हैं। देशद्रोह एक बहुत ही गंभीर मसला है और बीजेपी, यानी अभी शिवराज सिंह चौहान जो खुद कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने भी राहुल गांधी के लिए देशद्रोह शब्द का इस्तेमाल किया था। तो और अभी संबित पात्रा ये कह रहे हैं,
अगर देशद्रोह जैसे शब्द का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है तो ये समझना कठिन है कि बीजेपी ने आखिर देशद्रोह को क्या मजाक समझ लिया है। अगर कोई भी व्यक्ति देशद्रोह करता है तो क्यों नहीं बीजेपी को उस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, क्यों नहीं अभी तक राहुल गांधी पर कोई कार्रवाई की गई, क्यों नहीं उनके खिलाफ कोई एक्शन अभी तक लिया गया। ये सवाल तो जनता को अब मोदी से पूछना चाहिए, उनकी सरकार से पूछना चाहिए और ये भी पूछना चाहिए कि आप देशद्रोह या राष्ट्रद्रोह को बेवकूफी कैसे कह सकते हैं, क्योंकि बेवकूफी होना, एक बेवकूफ होना एक अलग चीज होती है और राष्ट्र जो होता है वो काफी अलग चीज होती है। बीजेपी के बहुत से पढ़े लिखे नेता हैं और खुद मोदी जी एंटायर पॉलिटिकल साइंस के ज्ञाता है, तो उनको भी इस बात का अच्छे से पता होगा। लेकिन यहाँ पर साफ समझ में आ रहा है कि संबित पात्रा ने जिस तरह की बातें कही वो खुद कंफ्यूज है कि उनको राहुल गांधी को किस तरह से घेरना है और पूरी बीजेपी इस समय इसी तरह के भ्रम में दिख रही है कि आखिर वो राहुल गांधी को किस तरह उनके ऊपर रोक लगा सके, क्योंकि राहुल गांधी जितना ज्यादा उनका कद बढ़ता जा रहा है, जितनी ज्यादा उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, उतना ज्यादा बीजेपी का डर भी बढ़ता जा रहा है। इसीलिए अब नौबत ये आ गई है कि राहुल गांधी को सीधे सीधे धमकियां दी जाने लगी हैं। लेकिन अब कांग्रेस भी पहले की तरह नहीं है जो अपने नेताओं पर हो रहे इस तरह से हमले पर चुप बैठ जाए। अब कांग्रेस तुर्की ब तुर्की बिल्कुल तुरंत ही जवाब दे रही है और कुछ गंभीर सवाल उठा रही है। क्या है कांग्रेस के सवाल, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, सुबह से आप लोग इस पर चर्चा कर ही रहे हैं और अभी हम फिर एक बार इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं कि आखिर राहुल गांधी को इस तरह की धमकी देने का क्या मतलब है। क्या बीजेपी नेताओं के कानों में रुई ठुसी हुई है या मोदी जी इस देश में जो कुछ चल रहा है उससे बिल्कुल बेखबर है, जो उन्हें पता ही नहीं है कि उनके नेता किस तरह से किस स्तर पर जाकर राहुल गांधी को धमकी देने लगे हैं। आप याद कीजिए जब मोदी जी के लिए इसी तरह की बातें, मतलब कुछ ऐसी बात किसी कांग्रेस नेता ने कह दी थी कि तो उसको मोदी ने कितना भुनाया था कि मेरे को कब्र में गाड़ेंगे और इस तरह की बातें हो रही है मेरे लिए, और वो तुरंत, और पंजाब का तो वो तो बहुत ही अलग मसला है जहां पर कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाए तो मोदी जी ये बोलकर वापस आ गए कि अपने सीएम से कहना मैं जिंदा वापस लौटा है। ये उनके डर का स्तर है। वो खुद प्रधानमंत्री हैं लेकिन इतने डरपोक प्रधानमंत्री हैं कि वो अपने ही देश में खुलेआम नहीं जा सकते, किसी का विरोध वो नहीं सह सकते। वो अभी तक मणिपुर जाने की हिम्मत नहीं दिखा रहे। राहुल गांधी 2 बार मणिपुर जाकर आ गए। राहुल गांधी इस बीच चाहे केरल हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे जहां कहीं भी जरूरत होती है, यूपी हो, हर जगह राहुल गांधी पहुंचते हुए दिख रहे हैं। वो देश के लोगों से जुड़े हुए मुद्दों को उठा रहे हैं। अमेरिका जाकर भी उन्होंने वही सब कहा। सिखों को लेकर जो इस बात पर घेर रही है बीजेपी इस समय उनको, चाहे हरदीप सिंह पुरी है, चाहे आरपी सिंह ने ये कहा कि वो देश में ये बयान देकर बताए मैं उनको कोर्ट में घसीटूंगा। पता नहीं वो लोग किस बात का इंतजार कर रहे हैं कोर्ट में घसीटने के लिए। और यहाँ अभी जो मारवाह है, इनकी जो टिप्पणी है ये तो बहुत ही घटिया किस्म की है और इसकी तो कोई माफी भी नहीं हो सकती। इस पर तो सीधे सीधे पुलिस केस बनता है। लेकिन बीजेपी नेता अभी भी राहुल गांधी को ही उन पर ही सवाल उठा रहे हैं। क्या कारण आपको लगता है कि राहुल गांधी पर इस तरह की टिप्पणियां आखिर क्यों हो रही? सीधा सा कारण है समित्रा जी कि राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा खतरा बन गए हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी को लगता है और शायद ऐसा है भी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 240 पे सिमट गई और उन 240 में भी ये बताया जाता है कि जो आरोप हैं जिस तरीके के कि उसमें लगभग 70-80 सीटें जो हैं वो असली नहीं हैं, वो किसी और तरीके से जुगाड़ किया गया है 70-80 सीटों का। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 150 के आसपास भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी के साथ सिमटती है जो आरोप हैं उनके हिसाब से। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी एक खतरे के तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं। राहुल गांधी जो बार बार कह रहे हैं, जो अमेरिका में भी राहुल गांधी ने कहा है कि 4 जून 2024 से पहले इस देश में जो एक भय का वातावरण था और नरेंद्र मोदी को लेकर के एक जो डर बैठा हुआ था लोगों में, वो 4 जून 2024 के बाद ख़त्म हो गया। और नरेंद्र मोदी जो खुद को समझते थे कि वो ईश्वरीय अवतार हैं एक तरीके से और कुछ हो सकता है कि ये जो खतरा लोगों को रहता था वो सारा डर निकल गया और संविधान बचाने की लड़ाई थी, जनता ने संविधान बचा लिया। भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है समित्रा जी कि संविधान बचाने की बात राहुल गांधी जिस तरीके से अभी भी कर रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी को और ज़्यादा परेशान कर सकता है आने वाले समय में। राहुल गांधी ने जिस सभा में ये बात कही थी और उस सभा में उनके साथ मंच पर, देखिए हम लोग दिखा भी रहे हैं इस समय कि उस समय मंच पर भी जो है वो सिख बैठे हुए हैं और सामने बैठे हुए एक सिख से उन्होंने पूछा था कि आपका नाम क्या है। फिर पूछा था उन्होंने कहा था कि लड़ाई इस बात की है कि क्या एक सिख को उसकी
पगड़ी पहनकर, कड़ा पहनकर उसको गुरुद्वारे में जाने दिया जाएगा कि नहीं जाने दिया जाएगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि जाने नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उन्होंने कहा कि जो एक तरीके से जो बात की जा रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय जनता पार्टी लाएगी, तो वो जो एक राष्ट्र एक विचार की बात होती है, और जो राहुल गांधी ने कहा भी था कि आरएसएस जो कहता है कि उसका एक विचार है, हमारा कहना ये है कि यहाँ तमाम तरीके के विचार हैं, ये विचारों का गुलदस्ता है। इसी तरीके से भारत जो है वो तमाम धर्मों का एक गुलदस्ता है, यहाँ तमाम धर्मों को मानने वाले लोग हैं, सब अपने अपने धर्म की मान्यताओं का पालन करते हैं, और ये उनको छूट हमारा संविधान देता है। भारतीय जनता पार्टी इस छूट को ख़त्म करना चाहती है और एक रूपता लाना चाहती है, ताकि एक तरीके कई चीज़ें सबके ऊपर थोपी जा सकें। राहुल गांधी ने इस संदर्भ में ये बात कही थी, उसको भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी तरीके से पेश करने की कोशिश की। अब जो आपने भी कहा शर्मिष्ठा जी की कह रहे हैं संबित पात्रा कि देशद्रोह जो है उसको बेवकूफ़ी कहा जाता है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो संबित पात्रा को ही समझ लेना चाहिए कि देशद्रोह क्या होता है, बेवकूफ़ी क्या होती है। अगर किसी पार्टी के प्रवक्ता को और जो सांसद भी है उसको अगर इतना ज्ञान नहीं है कि देशद्रोह क्या होता है और बेवकूफ़ी क्या होती है, तो बेवकूफ़ियों के लिए जेल में नहीं डाला जाता है शर्मिष्ठा जी, न सजाएँ होती हैं बेवकूफ़ियों के लिए। बेवकूफ़ियाँ तो आदमी बेवकूफ़ियाँ करता है, उसको भान ही नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। देशद्रोह बेवकूफ़ी नहीं है, कम से कम संबित पात्रा को इतना ज्ञान होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को भी ये ज्ञान होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की बेवकूफ़ियाँ देशद्रोह के दायरे में नहीं आती हैं, तो इसलिए ये अगर वो ये समझते हैं कि वो एक ही चीज़ें हैं, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत सी बेवकूफ़ियाँ करती रहती है, उसके नेता बहुत सी बेवकूफ़ियाँ करते रहते हैं। तो ये उनका अपना सोचने का मतलब है, उसको समझना चाहिए। लेकिन जो शर्मिष्ठा जी ये जो धमकी दी गई है, ये धमकी सिर्फ राहुल गांधी को धमकी नहीं है शर्मिष्ठा जी, इसको ये देखना होगा, ये एक नेता की धमकी नहीं है। चूँकि ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के सिख प्रकोष्ठ की तरफ से आयोजित किया गया था, ये प्रदर्शन था, और 10 जनपद जहाँ राहुल गांधी आजकल रह रहे हैं वहाँ जाकर के ये प्रदर्शन करना चाहते थे वहाँ जाकर, और उसको पुलिस ने रोक दिया था। उसके बाद ये वहाँ दिया गया वक्तव्य जो दिया गया, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म पे जो एक कार्यक्रम आयोजित हुआ उसमें ये बातें कही गई हैं। हालांकि इस वीडियो की हम लोग इसलिए पुष्टि नहीं करते हैं क्योंकि कांग्रेस ने इसको ट्वीट किया है, उसके आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है। दिल्ली पुलिस को लगातार लोग टैग कर रहे हैं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, नरेंद्र मोदी को लोग टैग कर रहे हैं इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसका अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कोई खंडन आया है, ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसकी कोई निंदा की गई है, ना ये कहा गया है कि तरविंदर सिंह मारवाह के ऊपर कोई कार्रवाई होगी, ना ये कहा गया है कि हम इसको अपने से अलग करते हैं, तरविंदर सिंह मारवाह का ये अपना विचार हो सकता है, हमारा नहीं है। और दिल्ली पुलिस की तरफ से भी अभी तक हमको जानकारी नहीं है कि इस पर कोई कार्रवाई की गई है। तो ये एक साधारण मसला नहीं है शर्मिष्ठा जी, ये गंभीर मसला है। नेता प्रतिपक्ष, और नेता प्रतिपक्ष अगर नहीं भी है राहुल गांधी, तब भी पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे हैं, उनके घर में 2-2 शहादत हुई हैं, 3-3 प्रधानमंत्री उनके घर में रहे हैं, उनको अगर इस तरीके से उनके घर के सामने खड़े होकर के धमकी दी जा सकती है, तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि देश बहुत ज़्यादा असुरक्षित हाथों में है। इसको अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए शर्मिष्ठा जी। जी बिल्कुल, देश बहुत ज्यादा असुरक्षित हाथों में है। इस बात को जनता याद रखे, क्योंकि जिस तरीके से अब राहुल गांधी को, और ये पहली बार नहीं है कि उनको इस तरह की धमकी मिली है। जब राहुल गांधी ने संसद में अभय मुद्रा वाला बयान दिया था, या उन्होंने ये कहा था कि हर हिंदू हिंसक नहीं होता, तब वो हिंदू शब्द को लेकर भी तब तो तुरंत ही मोदी ने और अमित शाह ने वहीं खड़े होकर अपना विरोध किया था। तो वो संसद के भीतर वहां तक विरोध ठीक था, लेकिन उसके बाद हिंदू संगठनों ने भी फिर से राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह से बाहर उनका मतलब विरोध किया था, और उसके बाद उनकी सुरक्षा को लेकर भी तब गंभीर सवाल उठे थे। और राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर ये जो गंभीरता है, ये मोदी को अपने तमाम विरोध के बावजूद दिखानी चाहिए, क्योंकि उनकी जो सिक्योरिटी है वो तो कम कर ही दी गई है, और बाकी लोगों की सिक्योरिटी, यानी अब भागवत जी को सिक्योरिटी मिल रही है, शरद पवार को दे दी गई, हालांकि वो नहीं चाहते Z+, लेकिन फिर भी उनको दिया गया है। तो ये जो एक अलग ही किस्म का खेल चल रहा है, और ये सारा खेल इसलिए है, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी किसी भी तरीके से सत्ता पर से बिल्कुल हटना नहीं चाहती है, और लेकिन देश में आसार अभी ऐसे ही बनते जा रहे हैं कि बीजेपी से सत्ता संभल नहीं रही है और किसी भी वक्त बाजी पलट सकती है, और लोगों को उम्मीदें जो हैं वो राहुल गांधी से हैं। अभी आपने जो सुना संबित पात्रा जिस तरीके से कह रहे हैं कि उनमें घमंड आ गया है, एरोगेंस आ गया है, एज इफ कि वो नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए बहुत उत्सुक हो रहे थे, जबकि हमने देखा है कि जब 10 साल यूपीए की सरकार थी तब राहुल गांधी ने एक भी पद नहीं लिया था। चाहते तो वो, अगर उनमें एरोगेंस की बात होती या सत्ता का इतना मोह होता तो वो तभी ले लेते, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। बीजेपी अभी भी उनको इसी तरह से प्रचारित कर रही है, तो ये खुद उसकी बेवकूफी है, क्योंकि वो जनता को बेवकूफ समझ रही है, या वो ये समझ रही है कि जनता कुछ देख ही नहीं रही है। हालांकि
जनता सब समझती है, सब जानती है। और इस समय राहुल गांधी के जो सिख वाले बयान को लेकर अब कुछ मतलब अजीब मतलब गंभीर टिप्पणियां भी आई हैं, जैसे खालिस्तानी जो नेता है, आतंकी है गुरुपतवंत सिंह पन्नू, उसका एक बयान आया है जिसने ये कहा है कि राहुल गांधी का बयान न केवल साहसिक और अग्रणी है, बल्कि 1947 से भारत में सत्तासीन सरकारों के तहत सिखों को जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है उसके तथ्यात्मक इतिहास पर भी आधारित है। पन्नू का यह कहना है कि सिख होमलैंड खालिस्तान की स्थापना के लिए पंजाब स्वतंत्रता जनमत संग्रह के औचित्य पर SFG यानी सिक्स फॉर जस्टिस के रुख की भी पुष्टि करता है। अब ये बहुत ही गंभीर किस्म का कोई साजिश है या खेल है, क्योंकि राहुल गांधी ने कहीं भी केवल सिख को लेकर इस तरह से कोई बात नहीं की। उनके एक बयान को पूरी तरह से तोड़ा मरोड़ा गया और उनका बयान आते ही जिस तरह से बीजेपी ने उसका विरोध किया और उसके तुरंत बाद पन्नू का ये जो बयान आ गया है, ये सब बता रहा है कि राहुल गांधी को किसी ट्रैप में ये मतलब फंसाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। हालांकि राहुल गांधी हैं, वो इस तरह के ट्रैप में फंसने वाले नहीं हैं। कांग्रेस में पवन खेड़ा ने, जब उनसे भी ये सवाल किया गया, पवन खेड़ा ने दो गंभीर बातें कही हैं। क्या कुछ कहा है पवन खेड़ा ने, उसको सुन लेते हैं। कहना चाहती है कांग्रेस पार्टी सीधा सीधा भारत की सत्ताधारी पार्टी भारत के नेता विपक्ष को जान से मारने की धमकी दे रही है और पूरा विश्व सुन रहा है। ये छवि भारत की बन गई है कि जहां रूलिंग पार्टी लीडर ऑफ ऑपोजिशन को जान से मारने की धमकी दे रही है। इससे कम कुछ नहीं है ये। और जवाब दें गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, जिनके घर से महज 2-3 किलोमीटर दूर पे उन्हीं का नेता उन्हीं के प्लेटफॉर्म पर उन्हीं के झंडे लेकर खड़ा है और राहुल गांधी जी को जान से मारने की धमकी दे रहा है। इसको हम क्या माने? ये सीधे सीधे जिम्मेदारी इसकी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की है। तो आप कुछ आगे आप लोगों को क्या, हम जो भी अहिंसक तरीके से हमें जो आंदोलन करने होंगे, जिस इस मुद्दे को उठाना है हम उठाएंगे, कानून की शरण लेनी होगी लेंगे, लेकिन जवाब सत्ताधारी दल को देना होगा। पूरा विश्व इंतजार कर रहा है उनके जवाब की। क्या इस तरह की राजनीति चलाएंगे अब देश में कि आप हमसे जबानी जंग हार जाते हैं, आप हमसे विचारधारा की लड़ाई हार जाते हैं, तो आप जान से मारने की धमकी देंगे? यहाँ पर पवन खेड़ा ने जो सवाल उठाए हैं, सीधे सीधे अमित शाह और मोदी से पूछा है कि भाई आपके घर से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर और बीजेपी के प्लेटफॉर्म पर उसके झंडे के तहत ये सारी बातें हुई हैं। तो अभी आपने जो सुना था अमलेंदु जी, संबित पात्रा जिस बात से बहुत आहत और करोड़ों भारतीयों का उन्होंने वो ले लिया कि वो आहत है कि विदेश जाकर इस तरह से भारत की बदनामी हुई है। क्या इस तरह के बयानों से भारत की बदनामी नहीं होती कि आपके देश में एक निर्वाचित सांसद को इस तरह से धमकी मिल रही है, जो नेता प्रतिपक्ष है, और आपके जो प्रधानमंत्री है वो चुप है। मोदी जी को चीन से डर लगता है, चीन का नाम नहीं लेते, वो समझ में आता है। क्या मोदी बीजेपी नेताओं से भी अब इतना डरने लगे हैं कि वो अपने नेताओं को नहीं रोक पा रहे, या कि इसमें उनको ये ऐसा लगता है कि ठीक है इस तरह की बातें होती रहे ताकि लोगों का ध्यान इसमें चलता रहे और मुझे जो करना है मैं अपना काम आराम से करता रहूं। और उनके क्या काम है वो हम लोग जानते ही हैं, किस तरीके से देश में इस समय पॉलिसीज बन रही हैं और किस तरह के काम मोदी करने में लगे हुए हैं, वो सभी जानते हैं। अभी ये जो जिस तरीके से अभी मैंने वो पन्नू का नाम लिया और जो उसका बयान आया है, इस पर भी पवन खेड़ा से सवाल हुए, क्योंकि जैसे ही ये खालिस्तानी नेता का अगर इस तरह का बयान आता है तो जाहिर है बीजेपी फिर से घेरेगी। लेकिन पवन खेड़ा ने इसका जो जवाब दिया उसको भी सुना जाना चाहिए। क्या कहते हैं पवन खेड़ा, इसको एक बार और सुन लेते हैं। इसके अलावा रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं, भारत की इंसल्ट करते हैं, एंटी इंडिया एलिमेंट्स को सपोर्ट करते हैं और सिख फॉर जस्टिस जो है उसमें भी सपोर्ट। हम ये जुगलबंदी जानना चाहते हैं क्या है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी को जरूरत होती है या उनको सूट करता है, चिट्ठियां आ जाती हैं विदेशों से। ये कौन, क्या जुगलबंदी है? हमें एक दिन के लिए पेगासस दिलवाइए, हम आपको बताएंगे कि ये कौन है इनके पीछे। क्या लगता है अमलेंदु जी, यहाँ पर तो सीधे सीधे पवन खेड़ा ने पूरी बात बीजेपी पर ही डाल दी है, क्योंकि वाकई ये कोई संयोग नहीं हो सकता कि एक तरफ देश में राहुल गांधी पर सीधे सीधे देशद्रोह जैसी बातें हो रही हैं, उनको जान की धमकियां मिल रही हैं, बीजेपी के नेता उन पर सिखों के अपमान का आरोप लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ एक आतंकी की चिट्ठी राहुल के समर्थन में आ जाती है, और वो भी उस संगठन की जिस संगठन के कारण इंदिरा गांधी की जान गई, जो उनको शहीद होना पड़ा। बहुत बड़ी बात थी इस देश के लिए भी और गांधी परिवार के लिए भी बहुत बड़ा झटका था
सभी के लिए। विश्व इतिहास में वो एक अलग तरह की, मतलब बहुत सारी जो दुखद घटनाएं हैं उनमें से एक इंदिरा गांधी की शहादत है, और जिन लोगों पर जिम्मा है उनको उनकी जान लेने का, उन्हीं का एक नेता जो है अब राहुल गांधी के समर्थन में बयान देने आ जाता है। किस किस्म की पॉलिटिक्स को आप यहाँ पर देखते हैं, क्या खेल चल रहा है यहाँ पर? देखिए समिता जी, जो ये पॉलिटिक्स चल रही है उसको पवन खेड़ा ने एक तरीके से देखा जाए तो वो सीधे सीधे कह दिया है कि जो खालिस्तानी या अलगाववादी नेता है जो भी, उसका भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध है। ये पवन खेड़ा का सीधा सीधा एक तरीके से आरोप है। वो कह रहे हैं कि एक दिन के लिए हमको पेगासस दिलवा दीजिए, हम इनकी बातें सब साबित कर देंगे। ये क्या है? पन्नून को लेकर, सिख फॉर जस्टिस को लेकर समित्रा जी, पंजाब के हलकों में अक्सर बातचीत होती है। जो हम लोगों के वहाँ मित्र हैं उनसे हम बातचीत करते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट वहाँ जो उनसे बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, सब ये समझते हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट है और वो उनका वहाँ काम करते हैं कनाडा में रह करके। ये इस तरीके के आरोप लगते रहते हैं आम उसमें चर्चा में। अब ये है या नहीं है, इसकी हम कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकते, ना हम इसको बता सकते हैं कि ऐसा कुछ है या नहीं है। लेकिन जो घटनाएं हैं, जो पवन खेड़ा जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, वो घटनाएं काफ़ी कुछ बयां करती हैं कि क्या होता है कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उन लोगों के बयान तुरंत आ जाते हैं। पवन खेड़ा कहना है कि जब भी कोई ऐसा होता है तो विदेशों से चिट्ठियाँ आ जाती हैं। अब खैर ये दो दलों के बीच का समिता जी आपस का वाद प्रतिवाद हो सकता है, आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो है, जो पवन खेड़ा कह रहे थे उससे सबसे पहले, वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का नेता, यानी सत्तारूढ़ दल का नेता प्रतिपक्ष को खुलेआम जान की धमकी दे रहा है। ये सारी दुनिया देख रही है और ये क्या संदेश पूरी दुनिया में जा रहा है। जिस बात को राहुल गांधी की आलोचना की जा रही थी, साहब राहुल गांधी जाते हैं विदेश में और वहाँ से विदेश पे मोदी जी पे हमला करते हैं या भारतीय जनता पार्टी पे हमला करते हैं, राहुल गांधी यही बातें बता रहे थे कि किस तरीके से हमारी संवैधानिक संस्थाएं फेल हो गई हैं, किस तरीके से विपक्ष के लोग जो हैं वो एजेंसियों के निशाने पे हैं, सत्तारूढ़ दल के निशाने पे हैं, और उसको भारतीय जनता पार्टी सच साबित कर रही है। भाई अगर इस तरीके का बयान आता है बीजेपी के एक नेता का और बीजेपी के कार्यक्रम के दौरान आता है, बीजेपी उससे खुद को अलग नहीं करती है, उसको पार्टी से अलग नहीं निकालती है, से अलग नहीं करती है, उसके ऊपर कोई कानूनी एक्शन नहीं होता है। हालांकि जब पुलिस रोक रही थी उनको वहाँ आगे जाने से, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस की नज़र में होंगी ये जो सब बातें हो रही थी, तो पुलिस को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए था। पुलिस ने भी अगर कोई एक्शन नहीं लिया है तो चीज़ें समझी जा सकती हैं कि चीज़ें जा किस तरफ रही समिता जी। और ये सिर्फ एक वाद प्रतिवाद या आरोप प्रत्यारोप का मसला नहीं है, ये बातें बहुत ज़्यादा आगे पहुंच चुकी हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर नेता प्रतिपक्ष को जो इस समय विदेश में है उसको अगर इस तरीके की धमकी दी जाएगी तो इसकी चर्चा विदेशों में भी होगी और भारत की क्या छवि बनेगी सारी दुनिया में, इसको मोदी जी को समझना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी से, नरेंद्र मोदी से और दिल्ली पुलिस से कांग्रेस के लोग और आम लोग जो हैं यही लगातार सवाल कर रहे हैं। आप देखिए सोशल मीडिया भरा पड़ा है जिसमें दिल्ली पुलिस को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करके लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपने इस पर क्या कार्रवाई की, आप इसका समर्थन करते हैं, इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं समिता जी। तो इस पर एक्शन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेना है, भारतीय जनता पार्टी को लेना है। और अगर आप नहीं इसके पर कोई एक्शन लेते हैं तो ये साफ संदेश जाएगा जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी का ये आधिकारिक वक्तव्य समझा जाए क्या। इस तरीके के सवाल भी फिर उठेंगे। मुझे लगता है कि इस पर अमित शाह जी को आगे आके और जेपी नड्डा साहब को आगे आके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे आकर के इसकी निंदा करनी चाहिए और इस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई इस पर होनी चाहिए, इसको दंड मिलना चाहिए समिता जी। जी बिल्कुल, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हैं, इस नाते भी राहुल गांधी का एक ओहदा है देश में, मतलब एक निर्वाचित सांसद हैं। और वैसे भी इस देश के हर एक आम नागरिक को भी सुरक्षित रहने का अधिकार है, लेकिन मोदी उस कसौटी पर या बीजेपी सरकारें उस कसौटी पर बिल्कुल खरा नहीं उतर पा रही हैं। और इस देश में असुरक्षित माहौल किस तरह का है, इसको लेकर राहुल गांधी ने, मतलब एक तरफ बीजेपी पर उनके हमले जारी हैं, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी का जो काम है वो उसको करते ही जा रहे हैं, उसमें वो कहीं नहीं रुक रहे, चाहे उनको किसी भी तरह की धमकी मिल जाए। राहुल गांधी ने आज मध्य प्रदेश में घटी भयावह घटना पर एक ट्वीट किया है। क्या है राहुल गांधी का वो ट्वीट, इसको देखते हैं। राहुल गांधी लिखते हैं, मध्य प्रदेश में सेना के 2 जवानों के साथ हिंसा और उनकी महिला साथी के साथ दुष्कर्म पूरे समाज को शर्मसार करने के लिए काफी है। भाजपा शासित राज्यों की कानून व्यवस्था लगभग अस्तित्वहीन है और महिलाओं के खिलाफ दिन प्रतिदिन बढ़ते अपराधों पर भाजपा सरकार का नकारात्मक रवैया अत्यंत चिंताजनक। अपराधियों की यह निर्भीकता प्रशासन की पूर्ण नाकामी का परिणाम है और इस कारण देश में पनपता असुरक्षित वातावरण भारत की बेटियों की स्वतंत्रता, उनकी आकांक्षाओं पर बंदिश है। समाज और सरकार दोनों शर्मिंदा हो और गंभीरता से विचार करे। देश की आधी आबादी की रक्षा की जिम्मेदारी से कब तक आंखें चुराएंगे। ये जो आखिरी में जो सवाल किया है राहुल गांधी ने कि देश की आधी आबादी की रक्षा की जिम्मेदारी से कब तक आंखें चुराएंगे।
अमरिंदु जी, आपको क्या लगता है कि ये राहुल गांधी ने जिस तरीके का ये जो ट्वीट किया है बहुत ही सधी हुई भाषा में, और मध्य प्रदेश के मऊ में जो घटना हुई है बहुत भयानक घटना है, इससे पहले उज्जैन में इसी तरह की घटना हुई थी, तब भी कांग्रेस ने सवाल उठाए तो बीजेपी का ये जवाब आया कि आरोपी पकड़ा गया है और कांग्रेस जो है वो देश को, मतलब हमारे राज्य को बदनाम करने के प्रयास कर रही है। लेकिन बीजेपी की चिंता शायद अपनी छवि बनाए रखने की है, अच्छी बात है, उसकी छवि सुधरी रहे, लेकिन छवि सुधरी रहे इसके लिए जो काम होने चाहिए उसमें बीजेपी बिल्कुल चूक रही है, फेल हो रही है। और यहाँ राहुल गांधी ने जो आधी आबादी को लेकर ये कहा कि आप उसकी रक्षा के लिए जिम्मेदारी की, मतलब कब तक आंख चुराएंगे, क्या ये सवाल और बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है कि देश में जो भी लोग हैं उनकी रक्षा से की जिम्मेदारी मोदी आखिर कब निभाएंगे? क्योंकि राहुल गांधी ने जब चीन का मसला उठाया, जब पाकिस्तान का मसला उठाया, बीजेपी को शायद इन्हीं सब बातों का बहुत बुरा लग गया और इसीलिए अब वो राहुल गांधी पर इस तरह के हमले करने पर उतर आई है। क्या बीजेपी को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया जा रहा है? इसी बात से बीजेपी नाराज है राहुल गांधी से? बिल्कुल समिता जी, देखिए देश के अंदर कहीं भी कुछ होगा तो जाहिर सी बात है कि जब नारा दिया गया था कि देश सुरक्षित हाथों में है तो प्रधानमंत्री से सवाल होंगे, और नारा अगर नहीं भी दिया गया होता तब भी प्रधानमंत्री से सवाल होते। जब प्रधानमंत्री, जनता ने आपको चुना है तो जिम्मेदारियां आपकी भी हैं कि आप इस पे बातचीत करें, और ये तो बहुत गंभीर मसला है। दूसरी बात समस्या समिता जी ये कि इस घटना पर ना तो कोई नेशनल मीडिया जो उसमें कोई डिबेट हो रही है, ना इस पर कहीं कोई मोमबत्ती जुलूस निकल रहा है, ना इस पर स्वतः संज्ञान लिया जा रहा है, कहीं की तरफ से भी कोई स्वतः संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। तो आखिर ये सिलेक्टिवनेस जो है ऐसे मसलों पे आती क्यों है? संवैधानिक संस्थाओं पे भी ये सवाल उठते हैं कि ये सिलेक्टिवनेस जो है ये केवल कोलकाता पे ही क्यों आते हैं, आपकी ध्यान जाता है, महू पे क्यों नहीं जाता है आपका ध्यान? ये बहुत सारे सवाल हैं। तो समिता जी देखिए, ये जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, ये निश्चित तौर पे जो मामला है ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर मसला है, और महिलाओं की सुरक्षा के मामले में भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुकी हैं, और बीजेपी के ऊपर लगातार ये आरोप लगते रहते हैं कि ऐसे अपराधियों के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी रहती है, और यहाँ तक कि उसके अगर कोई किन्हीं माननीयों के ऊपर भी आरोप लगते हैं तब भी वो उनके साथ खड़ी रहती है और उनसे अपना पल्ला नहीं झाड़ती है, उनके साथ मजबूती से खड़ी रहती है। ऐसी घटनाओं पे भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई नज़र आती है, और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को घेरने का मसला नहीं है समिता जी। भारतीय जनता पार्टी को घेरने का मसला इसलिए है कि जहां डबल इंजन की सरकारें हैं वहां अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो ये डबल इंजन की सरकारों के दोनों इंजन फेल हैं, इसको अच्छे तरीके से समझाना चाहिए। और ये इंजन सिर्फ फेल नहीं है बल्कि ये इंजन जो है दोनों अलग अलग दिशाओं में गाड़ियों को खींच रहे हैं, इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए। गंभीर मसला है, इस पर मुझे लगता है कि कोई ओछी राजनीति ना करके इस पर समस्या का समाधान की तरफ ध्यान देना चाहिए। शासन प्रशासन को उस पर सख्त होना चाहिए। मध्य प्रदेश की यह घटना समिता जी कल ही की आई, हम लोगों के यहाँ उस पर वीडियो भी पड़ा हुआ है कि एक दंगा रोकने की कोशिश एक एसएसपी ने की तो उसको उठा के उसका तबादला कर दिया गया। अगर इस तरीके के दंड मिलेंगे उन पुलिस के अधिकारियों को जो कानून व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास करेंगे, जाहिर सी बात है कि महू जैसी घटनाएँ होती रहेंगी, और इसके लिए फिर आएगा कि भारतीय जनता पार्टी में सवाल उठेंगे। चूंकि अगर आप ऐसे अधिकारियों को दंडित कर रहे हैं जो कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम कर रहे हैं, उनको अगर दंडित किया जाएगा, जाहिर सी बात है कि कोई भी अधिकारी जो फिर ऐसे मामलों में हाथ डालने से बचेगा। और आपने जैसा कि उल्लेख किया कि उज्जैन में भी अभी इस तरीके की घटना हुई, और वहाँ तो मुख्यमंत्री जो थे उनका काफिला उस जगह से 4 बार निकला दिन में, और उस पर किसी का खून नहीं खोला। तो ये चीज़ें एक तरीके से देखा जाए बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, और उस पर पूरे समाज को, पूरे देश को इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। राजनीति से हटकर के इस पर बात होनी चाहिए। राहुल गांधी का ये जो ट्वीट है इसमें कहीं भी कोई राजनीति नहीं है, सीधे सीधे सवाल ये उठाया गया है कि आखिर जो आधी आबादी है उसकी सुरक्षा को लेकर जब 2014 में मोदी जी आए थे तो यही तो कहा था, बात हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार, यही नारा था। वो नारा अब सुनने को नहीं मिलता है, तो आखिर अगर नारा वो सुनने को नहीं मिल रहा है तब भी आपकी जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो जाती हैं। सवाल ये नहीं कि आपने 2014 में नारा दिया था और आप उसको नहीं कर पा रहे। सवाल ये है कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, सरकार आपकी है, आप बहुत दावे के साथ कहते हैं कि आप तीसरी बार चुन करके आए हैं प्रधानमंत्री। तो अगर आप ये दम भरते हैं कि आप तीसरी बार प्रधानमंत्री चुन करके आए हैं तो देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपकी है, और आधी आबादी की जिम्मेदारी तो खास तौर पर है। मोदी जी को इसके प्रति इसके लिए जवाबदेह होना पड़ेगा समिता जी। मोदी जी को न केवल महिलाओं की सुरक्षा के लिए बल्कि मेरा ख्याल है और भी बहुत सी बातों के लिए, यानी इस देश में जो कुछ अभी चल रहा है सबके लिए सीधे सीधे जवाबदेह तो मोदी ही हैं, लेकिन उनके मुंह से जवाब एक भी नहीं निकलता, बल्कि वो जिस मुद्दे पर बात पूछिए, आप दिन की बात पूछिए तो वो रात का जवाब देंगे, आप रात की बात करिए तो वो दोपहर का जवाब देंगे। इस तरह की बातें मोदी करते हैं,
कभी भी मुद्दों पर बात नहीं करते और प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसी बातें तो बहुत दूर की हैं जहां मोदी से सीधे सवाल किए जा सके। तो इस देश में सवाल पूछने पर जिस तरीके की पाबंदी लग चुकी है बीजेपी के दौर में, उसमें राहुल गांधी जिस तरीके के सवाल चाहे वो संसद में उठाएं, चाहे वो अमेरिका जाकर उठाएं, चाहे वो देश में भारत जोड़ो यात्रा करते वक्त उठाएं, इन सारे सवालों से बीजेपी को जो तकलीफ हो गई है, उस सारी तकलीफ का निचोड़ मेरा ख्याल है ये मारवा के बयान से झलका है। और जिस तरीके से बीजेपी ने अभी तक इस बयान से खुद को अलग नहीं किया है, काफी वक्त हो चुका है, कई घंटे बीत चुके हैं, और बीजेपी चाहती तो तुरंत ही इस बयान से खुद को अलग कर लेती, जैसे कंगना रनौत के बयान से खुद को अलग कर लिया था कि नहीं, ये हमारा मानना नहीं है कि किसान आंदोलन में ऐसा हुआ था, और ये कंगना को बोलने से रोक लगा दी गई थी। इसी तरह से बृजभूषण शरण सिंह को बोल दिया गया कि आप विनेश फोगाट के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, हालांकि वो बोल रहे हैं। लेकिन बीजेपी को जहां चुप कराना होता है अपने नेताओं को, वो बोल देती है। लेकिन मारवा के बयान पर अभी तक बीजेपी ने कुछ नहीं बोला। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बीजेपी राहुल गांधी के प्रति जो नफरत रखती है, उसमें अब एक हिंसा की भावना जुड़ चुकी है, और ये बहुत खतरनाक बात है। देश के लोगों को भी इस बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पर अमलेंदु जी, राहुल गांधी से जो तकलीफ की बात मैंने कही बीजेपी को, क्या इस बात से भी है कि न केवल देश में बल्कि अमेरिका जाकर भी उन्होंने बता दिया कि किस तरह संवैधानिक संस्थाओं का काम चल रहा है, कैसे हमारे सीटों को, मतलब कैसे कांग्रेस के खाते सीज कर दिए गए, किस तरह से हमने चुनाव लड़ा, कैसे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, ना मीडिया, ना संवैधानिक संस्थाएं, ना न्यायपालिका, कहीं कोई सुनवाई नहीं थी, इसलिए हमको जनता के बीच जाना पड़ा, कोई प्लेटफॉर्म नहीं बचा था हमारे पास। राहुल गांधी ने यह भी बोल दिया कि बीजेपी अगर फेयर तरीके से चुनाव लड़ती तो उसकी सीटें इतनी आ सकती थी। जो मतलब जो कुछ सच है एक तरीके का, वो राहुल गांधी ने खुलासा कर दिया। क्या इस सच का सामना करने से बीजेपी इतना घबरा गई है कि राहुल गांधी पर अब हिंसक तरीके से हमला करने की बातें करने लगी है? देखिए समिता जी, इसमें भारतीय जनता पार्टी की जो वैचारिकी है उसमें हिंसा का पुट तो रहता ही है, लेकिन ये हिंसा का पुट कुछ समाजों के प्रति होता है, कुछ जातियों के प्रति, कुछ धर्म के प्रति, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती रहती हैं समय समय पर। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध इस तरीके का हिंसा का पुट अगर आएगा तो ये चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होंगी। यानी अब राजनीति का स्तर आप इस हद तक ले जाएंगे, ये उम्मीद नहीं की जा सकती, और ऐसा हो रहा है और देखने को मिल रहा है, तो ये गंभीर चिंता का विषय तो है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को समझता है जी, इस बात से परेशानी है ही कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर के भी ये बातें बता दी कि यहाँ क्या क्या हुआ, किस तरीके से खाते सीज किए गए, किस तरीके से मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया, किस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसे उगाही की गई, किस तरीके से दबाव बनाए गए, बेईमानी की गई चुनाव में, ये सारी बातें राहुल गांधी ने वहाँ जाकर के बताई। लेकिन उससे भी ज़्यादा परेशानी इस बात की हो रही है, जो मुझे लगता है समिता जी, कि राहुल गांधी से जब पूछा गया कि क्या अमेरिका से आप क्या चाहते हैं कि इसमें वो क्या करें, हस्तक्षेप करें, ये जब सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी ने उस पर जवाब दिया। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को उससे परेशानी हो रही है। राहुल गांधी ने जवाब दिया कि ये हमारा अंदरूनी मसला है, हम अपने संविधान को बचाने में सक्षम हैं, जनता ने अपना संविधान बचाया और हम अंदरूनी लड़ाई है, इंडिया फाइट बैक कर रहा है और हम फाइट बैक कर लेंगे, हमें इसमें किसी विदेशी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये आशा कर रही होगी कि राहुल गांधी शायद ये कह सकते हैं कि अमेरिका इसमें हस्तक्षेप करे या दुनिया इसमें हस्तक्षेप करे, और तब फिर यहाँ आकर के मुद्दा बनता। चूंकि ये फुलफिल नहीं हुई भारतीय जनता पार्टी की आशा, और राहुल गांधी ने बहुत समझदारी के साथ इस विषय का उत्तर दिया, वरना आदमी क्रोध में या ऐसे सवाल पूछे जाने पे आशा कर सकता है इस तरह के जवाब दी जाए। लेकिन राहुल गांधी ने बहुत समझदारी के साथ इसका जवाब दिया। इसकी जगह फ़र्ज़ कीजिए समिता जी, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते तो वो क्या उत्तर देते? सहज रूप से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री इसका क्या उत्तर देते। तो ये भारतीय जनता पार्टी का परेशानी का सबब है कि राहुल गांधी को विदेश में भी घेरने की कोशिश की गई और राहुल गांधी घेर नहीं पाए। बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने अपनी बात भी रख दी और इस पर किसी विदेशी हस्तक्षेप से इनकार भी कर दिया और ये कह दिया कि भारत लोकतंत्र है और हम अपने लोकतंत्र को बचाने में सक्षम है, जनता बचाएगी, ये हमारी लड़ाई है, हम इसको लड़ने में सक्षम है, हमें किसी विदेशी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की असली परेशानी ये है कि राहुल गांधी को जिस एजेंडे में फांसना चाहती थी उसमें फांसने से वो रह गई, नहीं फांस पाई, और राहुल गांधी के सवालों के जवाब उसके पास नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। जी बिल्कुल, राहुल गांधी को फंसाने के लिए बहुत सारे जाल बिछाए थे। इल्हान उमर का मामला भी उठाया बीजेपी ने कि ये भी वहां थी और इन्होंने देश के खिलाफ बातें बोली हैं, जबकि इल्हान उमर ने पिछले साल जो मोदी का उसमें जो विरोध किया था कांग्रेस में कि उनका भाषण नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ये मान रही हैं
कि इस देश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है, इसलिए वो इस चीज को उन्होंने उस बात पर भारत का विरोध किया। तो भारत सरकार के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री को वहां उसका अच्छे से जवाब देना चाहिए था, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाए और वो पता नहीं इधर उधर की बातें करके आ जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी के साथ ऐसा नहीं हो पाया। राहुल गांधी से जब मोदी को लेकर भी सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि मुझे उनसे कोई नफरत नहीं है, बल्कि उनके विचार है और मेरे विचार है और हमारे विचार अलग हैं, लेकिन मैं इससे उनसे नफरत नहीं कर सकता और कई जगह तो मुझे उनसे सहानुभूति भी होती है। तो राहुल गांधी हमेशा, यानी इस अमेरिका के पूरे दौरे में उनकी जितनी बातें, जितने भाषण, जितने बयान, जितने जवाब, सब जगह वो बहुत पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली करेक्ट रहे। कहीं भी उनसे कोई चूक नहीं हुई जिस पर कांग्रेस को अपना बचाव करना पड़े या बीजेपी को घेरने का कोई मौका मिले। तो इसीलिए अब बीजेपी इस स्तर पर उतर आई है कि संबित पात्रा राष्ट्रद्रोह और बेवकूफी एक साथ दोनों तमगे जो हैं वो राहुल गांधी पर लगाने पर तुले हुए हैं, और दूसरी तरफ जो है बीजेपी नेता उनको जान की धमकी दे रहे हैं। लेकिन क्या इन धमकियों से राहुल गांधी डरेंगे, इस बारे में भी बीजेपी को पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में जब उन्होंने 30 जनवरी को अपनी यात्रा का समापन किया था तो साफ साफ कह दिया था कि मेरी ये सफेद टी शर्ट लाल हो जाए तो भी क्या। तो ये निडरता राहुल गांधी दिखा चुके हैं। उसके बाद बीजेपी को कम से कम समझ में आना चाहिए कि वो इस तरह के अंधेरे में तीर मारना बंद करे, आंखें खोले और सच्चाई को समझे, वरना उसका क्या हश्र होगा वो खुद जाने। राहुल गांधी को जो करना है वो तो वो कर ही रहे हैं। तो अमलेंदु जी, आज इस चर्चा को हम यही रोकते हैं, देखते हैं कि बीजेपी नेता इस पर कुछ अभी राहुल गांधी के ऊपर हमले की धमकी को लेकर कोई प्रतिक्रिया देते हैं, इस बयान से खुद को अलग करते हैं, या फिर जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं। ये अब आगे देखना होगा। तो आज इस चर्चा को हम यही रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप जुड़े रहे डीबी लाइव से। आगे भी आप सब बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।